गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी क्लास में हमारा जो ईओआरओ का टेस्ट है, ईओआरओ टेस्ट, ये टेस्ट नंबर होने वाला है 18वां। इससे पहले हमने 17 टेस्ट कर लिए हैं। आज का हमारा टेस्ट रहेगा 18वां, जिसमें क्या क्या रहेगा, राजस्थान जीके, आपका राजस्थान जीके, इंडिया पॉलिटी और आपका पार्ट बी, ये तीनों सब्जेक्ट है, इसमें हमें कवर करेंगे। ठीक है। और ये जो आपके टेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब आपने देखा होगा कि आप पहले जब तैयारी कर रहे थे, जब से आपने टेस्ट लगाना शुरू किए हैं, उसके बाद से आपको खुद से पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आएंगे, किस प्रकार का हम अब रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें किस जो पॉइंट होता है क्वेश्चन का उस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ ये पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमने टेस्ट में किया था। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे को लगा कि हाँ आपका डाउट है वो मेरे रिप्लाई करने से ही क्लियर हो जाएगा तो मैं आपका वही रिप्लाई कर दूंगी। अगर मेरे को लगा कि नहीं आपको ऐसे लिखा हुआ ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं अगले टेस्ट में, जो आपका अगला टेस्ट होगा, उस अगले टेस्ट में उसी आपके डाउट को है वो क्वेश्चंस के रूप में लेके या जैसे भी होगा मैं क्लियर कर दूंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ मैम हमें ये चीज़ है ऐसे समझ नहीं आई। तो आप जो भी कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई है वो आपको तुरंत देने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आपका तुरंत ही है वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। अब हम आज के टेस्ट की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टेस्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति जो पहले संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य था और किसी नगरपालिका में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसे कितने समय में पद त्याग करना होगा, अन्यथा वह नगरपालिका सदस्य नहीं रहेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो संसद हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, या फिर आपके पंचायती राज संस्था का सदस्य हो गया, पंचायती राज संस्था का सदस्य हो गया, इनका अगर सदस्य है और बाद में वो नगरपालिका में निर्वाचित हो जाता है तो कितने समय में वह पद त्याग करना होगा, अन्यथा वह नगरपालिका का सदस्य नहीं समझा जाएगा। 14 दिन, 7 दिन, 30 दिन और 21 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 दिन। 14 दिन के बाद है वो नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा। ये जो आपकी बात है ये धारा 42 में बोली गई है। धारा 42 में बोला गया। धारा 42 में क्या बोला है, इन्होंने बताया कि कोई भी नगरपालिका सदस्य है, नगरपालिका सदस्य का पद है वो तब तक रहेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई नगरपालिका सदस्य निर्वाचित हो गया है और संसद या फिर राज्य विधानसभा या फिर पंचायती राज संस्था में किसी सदस्य है वो एक साथ पद है वो धारण नहीं कर सकता। कि वो ना तो एक साथ नगरपालिका हो गया या फिर संसद में, विधानसभा में या पंचायती राज संस्था में, इन सारों में एक साथ नहीं रह सकता। अगर वो एक साथ रहता है तो 14 दिन के बाद है उसकी जो नगरपालिका की सदस्यता है वो नहीं रहेगी। इसमें ये बोला गया है कि अगर पहले से मान लो कोई सदस्य है वो एमएलए है, एमपी है, या फिर पंचायती राज का जो पंचायती राज संस्था है उसका सदस्य है, उसके बाद है वो नगरपालिका सदस्य में निर्वाचित हो जाता है, तो 14 दिन के अंदर अंदर है एमएलए, एमपी या पंचायती राज संस्था से है उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद है वो नगरपालिका सदस्य बनेगा। अगर वो पहले से नगरपालिका सदस्य है उसके बाद वो एमएलए, एमपी या पंचायती राज संस्था में जो निर्वाचित होता है तो उसे या तो 14 दिन में ये वो बोल देगा कि ये मैं है वो जो सदस्यता ग्रहण नहीं करूंगा, मैं नगरपालिका सदस्य ही रहूंगा। अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तो उसकी एमएलए, एमपी या पंचायती राज संस्था से सदस्यता है वो तो खत्म नहीं होएगी, लेकिन उसकी नगरपालिका सदस्य से सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी, यानी उसे खुद भी खुद ही त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 14 दिन के अंदर अंदर। ये बात काम बोली गई आपकी धारा 42 में बोली गई है। अगले क्वेश्चन पे चलिए हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, इनमें से कौन से थे। मानकरण साखा, हरविलास शारदा, CKF वोल्टेयर और जमनालाल बजाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरविलास शारदा है वो इतिहासकार के साथ साथ है एक समाज सुधारक भी थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के किसी भी सदस्य को नगरपालिका की लगातार कितने साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहने पर हटा सकती है, यानी उस व्यक्ति को हटा सकती है। 6 बैठक से अधिक, 4 बैठक से अधिक,
5 बैठक से अधिक और 3 बैठक से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर कोई नगर पालिका का सदस्य है वो 3 बैठक से अधिक बैठकों में, साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो राज्य सरकार है उसे हटा देगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपके नगर पालिका के सदस्य को हटाया जाना है ये आपके धारा 39 में दिया हुआ है। धारा 39 में क्या दिया हुआ है कि सदस्य का हटाया जाना, सदस्य का हटाया जाना। हटाया जाना है ये 2 प्रकार से होगा, या तो वो किस आधार पे हटाया जाएगा और या फिर जांच होगी उस पे हटाया जाएगा। तो हटाने के आधार तो होंगे कि मान लीजिए कि नगरपालिका की अनुमति के बिना, नगरपालिका की अनुमति के बिना है वो कोई सदस्य है, वो 3 जो साधारण बैठकें होती हैं उन बैठकों में क्रम से 3 जो साधारण बैठकें होती हैं उनमें वो भाग नहीं लेता है तो उसे अनुपस्थित रहता है तो उसे सदस्य से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इनमें है कौन को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई विचाराधीन कैदी है जिसके खिलाफ है वो केस चल रहा है, वो विचाराधीन कैदी है, या फिर कोई राजनीतिक कैदी है, राजनीतिक कैदी अगर वो 3 बैठकों में भाग नहीं लेते हैं तो उनको है इसके सदस्य से नहीं हटाया जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप सीधे बात करें कि नगरपालिका के क्रम से अगर 3 बैठकों में भाग नहीं लेता है साधारण व्यक्ति तो उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई विचाराधीन कैदी या राजनीतिक कैदी है यानी जेल में रह रहा है वो, तो उस टाइम है उसे नहीं हटाया जाएगा। दूसरा ये है कि धारा 37 के आधार पर, धारा 37 में क्या है कि पद की शपथ है। धारा 37 में क्या है, पद की शपथ है। अगर धारा 37 जो पद की शपथ लेने में अगर वो जो व्यक्ति है वो विफल रहता है तो भी उसे हटा दिया जाएगा। यानी 2 धारा हो गई, एक तो 3 बैठकों में भाग नहीं लेता है, दूसरा पद की शपथ लेने में विफल रहता है, और पद की शपथ कहाँ पे है, धारा 37 में है। तीसरा ये है कि मान लीजिए कि धारा आपकी 14, धारा 14 और धारा 24 इन दोनों में, और धारा 21 में, ये इनकी क्या है, अगर निर्योग्यता रहती है, इन तीनों में अगर कोई व्यक्ति है वो निर्योग्यता रहता है तो भी उसे है वो पद से हटा दिया जाएगा। एक ये है। चौथा आपका आधार क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, उसका जो आचरण है वो भी निकृष्ट है, आचरण भी उसका क्या है, निकृष्ट है, और वह कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी चीज़ के लिए दोषी पाया जाता है, यानी वो अपनी स्थिति का है वो दुरुपयोग कर रहा है, तो भी उसे उसकी स्थिति से हटा दिया जाएगा, उसके नगरपालिका की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। ये तो इसकी हो गई आधार, 4 आधार हो गई। ठीक है, अगर हम जांच की बात करें, जांच पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ है वो जांच चल रही है, और ये जांच कौन करेगा, राज्य सरकार स्वयं कर सकती है, या फिर राज्य सरकार है किसी व्यक्ति को है, कोई मान लीजिए राज्य स्तरीय सेवा की रैंक का कोई व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, उसको भी ये जांच करवा सकते हैं उसके द्वारा भी। तो जब तक संबंधित सदस्य के स्पष्टीकरण नहीं हो जाता कि हाँ इसका जो जांच है वो चल रही है, तो उस जांच में राज्य सरकार उसे निलंबित भी कर सकती है। ठीक है, और पूरी जांच, और जब तक उसकी जांच चलेगी वह सदस्य रहेगा, अपने कार्य भी करेगा। ठीक है, सदस्य रहेगा, अपने कार्य भी करेगा, लेकिन उसके जांच पूरी होने के बाद, और वो जांच है वो आपकी प्रकाशित हो जाएगी कि हाँ ये इसकी जांच मिली है, तो वो प्रकाशित होने के बाद ही उसे हटाया जाएगा। लेकिन इस बात के लिए आप किसी भी न्यायालय में है वो प्रसंगत नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में इस जांच को। तो ठीक है, ये आपके आधार से भी किस आधार से हटा सकते हैं और जांच के बाद क्या होगा। ठीक है, ये आपकी जो सदस्य को हटाया जाना है धारा 39 में दिया हुआ है। अगर पद की शपथ की बात करें वो 37 में दिया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन को, जोधपुर रेलवे स्टेशन को, नागौर रेलवे स्टेशन को और कोटा रेलवे स्टेशन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर रेलवे स्टेशन है उसे राजस्थान के रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया। कब दिया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय जो ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस दिन आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। धारा 11 नगर पालिका में निर्वाचन, धारा 60 वार्ड समिति के कार्य, धारा 17 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और धारा 37 पद की शपथ। तो आपको डी का तो पता ही है क्योंकि हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात की थी, धारा 37 यानी पद की शपथ।
यानी जो अध्यक्ष है और प्रत्येक सदस्य हैं वो जो पद की शपथ है वो लेते हैं, और किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, धारा 37 के अकॉर्डिंग लेते हैं। कब लेते हैं, प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर है वो शपथ लेते हैं। किसके समक्ष लेते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होता है उसके समक्ष है वो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी पद की शपथ की बात। धारा 17 की बात करें तो धारा 17 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ना होकर के जिला निर्वाचक अधिकारी होता है। क्या होता है, जिला निर्वाचक अधिकारी, जिला निर्वाचक अधिकारी। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। धारा 11 में नगरपालिका में निर्वाचन, ये आपकी बिल्कुल सही है। धारा 60 में वार्ड समिति की कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। बस धारा जो 17 है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि धारा 17 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ना होकर के क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश है, उन्होंने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना है वो शुरुआत की है। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका क्षेत्र में सड़क के किनारे बने फुटपाथ की जो न्यूनतम चौड़ाई है वो क्या होगी। 2.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 मीटर है वो सड़क के किनारे बने फुटपाथ है उसकी न्यूनतम चौड़ाई होगी 1.5 मीटर। अगर इसकी बात करें कि इसका उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, तो आपके धारा 190 में है इसका उल्लेख किया हुआ है। तो धारा 190 है उसमें बताया गया है कि फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, अनिवार्य उपबंध, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो नगरपालिका है वो सार्वजनिक जो भी मार्ग होंगे, सार्वजनिक मार्ग होंगे, उन सार्वजनिक मार्गों के दोनों तरफ है वो फुटपाथों का निर्माण करेगी। ठीक है, और इसमें इसकी जो आपकी ये जो चौड़ाई होती है वो कितनी 1.5 मीटर से कम में नहीं रहनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम में नहीं रहनी चाहिए। और जो ये इसका निर्धारण है कि 1.5 से कम नहीं रहने चाहिए, ये कौन करेगा, तो ये आपकी भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति है वो करेगी। भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसका हम ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो फुटपाथ है उसका और भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति का अगर सीधा सा देखें तो इनका कुछ भी हमें लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फुटपाथ है उसकी जो चौड़ाई की है वो निर्धारण कौन करता है, तो ये कौन करेगी, भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति है इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो धारा 55 में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि धारा 55 में क्या है, समितियां हैं। तो इसमें जो समिति है उसमें ये समिति भी आती है, भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो आपके फुटपाथ है उनके जो अनिवार्य उपबंध है वो धारा 190 में दिए हुए हैं, और जो फुटपाथ है उसकी 1.5 मीटर से कम है वो चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये जो 1.5 मीटर की जो चौड़ाई का है निर्धारण है कौन करेगी, भवन अनुज्ञा तथा संक्रम समिति इसका जो निर्धारण है वो सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी और किसने दी थी। राव लुणकरण को दी गई और अकबर में ने दी। महाराजा राम सिंह को जहांगीर ने दी। महाराजा अनूप सिंह को शाहजहां ने दी। महाराजा करण सिंह को औरंगजेब ने दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जांगलधर बादशाह है वो महाराजा करण सिंह को बोला गया था, उपाधि दी गई थी, किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। धारा 106 में दिया हुआ है विकास प्रभार उद्गृहित करने की। धारा 121 में कराधान से संबंधित अपील। धारा 117 में करों को वसूल करने का, और धारा 161 में योजना के परिवर्तन को। तो अगर इसमें बात करें तो हमें पता है कि धारा 117 है उसमें करों को वसूल करने का नहीं दिया हुआ है। धारा 117 है उसमें दिया है सूचना का प्रारूप, सूचना का प्रारूप। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि धारा 126 में सही दिया हुआ है, 121 भी दिया हुआ है, 161 भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन धारा 117 है उसमें सूचना का प्रारूप है, और सूचना का प्रारूप और साथ में भी आपकी
अनुसूची 2 और 3, अनुसूची 2 और 3 है, ये किस में दी हुई है? धारा 117 में दी हुई है। मैंने आपको अच्छे से छहों की छह जो अनुसूची है वो बताई थी कि जो आपकी अनुसूची 2 और 3 है, ये दोनों की दोनों धारा 117 में है। 2 में बस इतना है कि इसमें आपके जो ट्रांसफर का ये सूचना का प्रारूप है, ट्रांसफर की सूचना का प्रारूप यानी अंतरण की सूचना का प्रारूप है वो लिखित में देना होगा, यानी दूसरे में जो प्रारूप दिया हुआ है वो लिखित में है। ठीक है। अगर तीसरे अनुसूची की बात करें तो उसमें है कि जब अंतरण लिखित से अन्यथा किसी में किया गया हो, ठीक है, तो वो किस में है? तो वो आपके जो अनुसूची 3 में ये है वो है। तो धारा 117 में अनुसूची 2 और 3 दोनों है, और इसमें क्या है? सूचना का प्रारूप है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है। आप कमेंट करके है वो नीचे छहों की छह अनुसूची है वो किस धारा में दी गई है जरूर लिखे, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। अब आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सलीम सिंह की हवेली है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, नागौर में और अलवर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में सलीम सिंह की हवेली स्थित है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हवेली और बावड़ियाँ ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बजट में और आपकी आर्थिक समीक्षा में और आपकी सूझबूझ में जिन जिन का जिक्र किया हुआ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एटलीस्ट आप इनमें जिनका जिक्र किया हुआ है वो तो हवेली, बावड़ियाँ या मंदिर जिनका भी जिक्र किया हुआ है वो अच्छे से याद कर लें, ताकि आपका जो कल्चर से इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही हो जाए। और जो आपकी इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं, आपके इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र है, वो मैंने पहले ही अपने इस चैनल पे करवा रखे हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है हवेली हो गई, बावड़ी हो गई, कोई मंदिर हो गए, या फिर कोई और अन्य पर्यटन जो क्षेत्र हैं वो हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, उनके बारे में क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी सदस्य को कार्य में लापरवाही, कदाचार का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष हेतु निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए है वो अयोग्य घोषित किया जाएगा, और इसका उल्लेख आपकी धारा 41 में किया हुआ है। धारा 41 में किया हुआ है कि जो निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा वो 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। जब उसे 6 वर्ष हो जाएंगे तो उसके बाद है वो जो निर्वाचन है वो लड़ सकता है। तो आपकी धारा जो 41 है उसमें दिया हुआ है कि जो धारा 39 के अधीन जो सदस्यों को हटाया गया है, ठीक है, हटाए गए जो सदस्य है उनकी जो निर्योग्यता है वो किस में दी गई है? निर्योग्यता ये दी गई आपकी धारा 41 में दी गई है। अभी मैंने 39 में आपको बताया था ना कि सदस्य को किस प्रकार से हटाया जा सकता है कि वो 3 बैठकों में भाग ना ले, या फिर जो आपके जो धारा 37 है उसके हिसाब से पद की शपथ जो लेने में विफल रहे, या फिर वो कोई भ्रष्ट आचरण करे, कोई दोषी पाया जाए हुए, तो वो किस में हटाया जाना? किस में? धारा 39 में दिया हुआ है। धारा 41 में ये दिया गया है कि धारा 39 के अधीन जो हटाए गए व्यक्ति उनकी निर्योग्यता किस में दी गई है? धारा 41 में दी गई है। ठीक है। तो उसी में उन्होंने दिया है कि जो हटाए गई तारीख से, जो इसमें हटाया गया ना, तो हटाए गई तारीख है उससे 6 वर्ष तक है वो पुण्य निर्वाचन नहीं हो सकता। पुण्य निर्वाचन के लिए पात्र है वो व्यक्ति नहीं होगा। हाँ, 6 वर्ष के बाद है वो, जैसे ही 6 वर्ष पूर्ण कर लेता है उसके बाद है वो पुण्य निर्वाचन के लिए जो योग्य है वो हो सकता है, लेकिन 6 वर्ष तक है वो पुण्य निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा। अगर किसी सदस्य को या तो 39 के आधार पर हटाया गया हो, या फिर धारा 40 में हटाया गया हो। धारा 40 में क्या दिया जाता है कि धारा 40 में ये दिया जाता है कि कोई व्यक्ति पर जांच चल रही थी और उसकी पदावधि की समाप्ति हो गई, माना कि उसका जो उसकी जो पदावधि थी, जिसका वो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया, उसके बाद है उसकी जांच में वो दोषी पाया गया है। ठीक है। तो उसके आधार पर भी उसे 6 वर्ष तक है वो जो पुनर्निर्वाचन के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी धारा 41 में दिया गया है। किसके आधार पर? धारा 39 और धारा 40 के आधार पर है वो निर्योग्यताएं जो आपकी 41 है उसमें दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? अर्पणा कुमारी, प्रांजल पाटिल, आरोही पंडित और अवंती चतुर्वेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्पणा कुमारी है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी थी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।
आगे बढ़े। नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10, 15, 7 और 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सदस्य। आपको पता है कि जो आपकी धारा 55 है उसमें क्या बताया गया, आपकी समितियां बताई गई हैं। इसमें क्या बताया गया, धारा 55 में समितियां बताई गई है। धारा 55 में बोला है गया है कि कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति, ये समिति तो है, ये हर नगर पालिका में एक समिति होगी, ये तो है आपका कंपलसरी है। ठीक है। दूसरा, इतने इसमें जितने भी जो वित्त समिति हो गई, गंदी बस्ती सुधार समिति हो गई, ठीक है, ये हो गई, या अन्य कोई भी और समिति है जैसे रोशनी से संबंधित समिति हो गई, या अभी हमने बात की थी भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति, भवन अनुज्ञा, ठीक है, ये जो संक्रम समिति है इसकी बात की थी। तो ये सारे की सारी समितियां हैं वो किस में है, धारा 55 में है। और इसमें बताया गया है कि जो कार्यपालक समिति है इसके अलावा जितने भी अन्य समितियां होंगी उसमें जो आपके अधिकतम है वो 10 सदस्य होंगे। ठीक है, 10 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे, अधिकतम 10 सदस्यों की समितियां होंगी जितनी भी बनाई जाएंगी। ठीक है, या फिर राज्य सरकार के कहने पर बनाए जाते हैं। तो ये आपके धारा 55 में साफ साफ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आत्म सम्मान कौशल शिक्षा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2022-23 में कौन से जिलों में शुरू किया गया है? आत्म सम्मान कौशल शिक्षा बाड़मेर व डूंगरपुर में, बाड़मेर व जैसलमेर में, बीकानेर व बांसवाड़ा में और धौलपुर और करौली में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बाड़मेर व डूंगरपुर में है, वो आत्म सम्मान कौशल शिक्षा पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर नगरपालिका को लगे कि स्कीम का क्रियान्वयन सफल नहीं हुआ है तो न्यूनतम कितने वर्ष बाद योजना को हटाया जा सकता है? 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के बाद है वो उसे हटाया जा सकता है। मान लीजिए कि उसे लगे कि यहाँ के क्रियान्वयन है वो सफल नहीं हुआ है और ये राज्य सरकार के कहने पर है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। राज्य सरकार के कहने पर है उस योजना में वो है मॉडिफिकेशन कर सकती है, लेकिन उसके मूल नाम में और उसकी जो मूल अवधि है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ, 2 साल के बाद उस योजना को हटाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिपलाद सिंचाई परियोजना है वो किस जिले में है? बूंदी, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और बारां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झालावाड़ में। पिपलाद सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पे है? झालावाड़ में। और ये क्वेश्चन आपके सीईटी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो आपके जो सिंचाई से संबंधित होते हैं, जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके एटलीस्ट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हाँ ये सिंचाई योजना है ये इस जिले में संचालित है। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो 1-2 जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सीईटी में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रारंभ हुई थी? सूचना अधिकार अधिनियम 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को है वो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 15 जून 2005 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका के लाइन संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जा सकती है? जिला कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष और जिला न्यायालय। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी? 10वीं, 9वीं, 8वीं और 5वीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 8वीं। भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी रैंक थी? 8वीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आपको पता होगा कि आपके आरएस 2021 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ऐसे इंडेक्स के क्वेश्चन, इंडेक्स में करंट अफेयर्स में ऐसे इंडेक्स की बात करें तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि अभी ईओआरओ में भी करंट के हिसाब से ऐसे इंडेक्स के क्वेश्चन आ जाए। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में और दोनों सदनों में समान संख्या में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में है वो लिया जाता है। 2 लोकसभा और राज्यसभा से 1 के अनुपात में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपूर्डी और जालिपा किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, लिग्नाइट और सौर ऊर्जा। तो कपूर्डी और जालिपा है ये आपके लिग्नाइट से संबंधित है। आपका लिग्नाइट है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्त कब हुआ था? 1 जुलाई 1989 को, 30 जनवरी 1990 को, 30 जुलाई 1989 को और 1 जनवरी 1990 को। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1990 को है वो ये अधिनियम है वो प्रवर्तित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 नए न्यायाधीशों को नियुक्ति की है। तो जिससे राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 26, 28, 35 और 49। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 35। 16 जनवरी 2023 के बाद है वो नए 9 न्यायाधीश और चुने गए हैं, जिनके बाद है वो 35 है वो हो गए हैं। टोटल कितने? 35 हो गई हैं। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा है वो रेल अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा है वो किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में की जाती है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गागरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचलगढ़ में। अचलगढ़ दुर्ग में जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। आपने देखा हुआ कि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि कहीं पैर की पूजा की जाती है कि किस माता की पीठ की पूजा की जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी कोई जो स्पेशल होते हैं उनमें से पूछा जाता है कि हाँ इस वहाँ पे इस विशेष चीज़ की पूजा की जाती है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आज का टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके है मुझसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपने अभी तक वो भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में। इस टेस्ट में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। तो धन्यवाद।